Assalamu alaikum. Today's lecture is about a short story that is included in the syllabus of BA third year. The name of the story is Rappaccini's Daughter. It is written by Nathaniel Hawthorne. It is prepared by Shafaqus Sahar, Assistant Professor of English. First of all, there is some introduction to the writer. Nathaniel Hawthorne was born in 1804 and he passed away in 1864. He was an American author whose work is mostly based on history, morality, and religion. His style reflects dark romanticism. He is well known for his novels The Scarlet Letter and The House of the Seven Gables. नथालियन हाथॉर्न का तल्लक एक ख़ास फ़िरके से था जिनको प्यूरिटन्स कहा जाता है. उसने ज़्यादातर रिलीजन के बारे में लिखा है और आइडिया ऑफ मॉरलिटी के बारे में, और इसके अलावा काफ़ी दूसरे मुल्कों की हिस्ट्री भी उसने अपनी स्टोरीज़ के अंदर शामिल की है. हालांकि वो अमेरिकन ऑथर है लेकिन उसकी बहुत सारी स्टोरीज़ के बैकग्राउंड दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक एंड स्पेशली इटली. सेटिंग ऑफ द स्टोरी. दिस इज़ एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी that is set in old Italy. First of all, we have to understand that by American short story, it doesn't mean that the background will be America and it would be about the people of America. This story has been written by an American writer, but the background is the old Italy. इटली का पुराने ज़माने का जिसको हम उसकी मिडल एजेस या रेनेसां कहते हैं, वो वाला वक्त दिखाया गया है. सेटिंग जहाँ स्टोरी के वाक़यात रूनुमा होते हैं. इट इज़ एन ओल्ड पैलेस विच इज़ यूज्ड एज अ बोर्डिंग हाउस नाउ. इटली पुराने महलों की आमाजका है और जगह जगह पुराने महल बने हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि वो महल अब बतौर महल इस्तेमाल नहीं होते. कुछ महल बतौर होटल इस्तेमाल होते हैं. जिस महल का ज़िक्र यहाँ पर किया जाता है वो एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा स्ट्रक्चर है और अब उसको एज बोर्डिंग हाउस इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो रेंट पर लेकर लोग वहाँ पर क़याम करते हैं. एंड द स्ट्रेंज गार्डन बिहाइंड इट फुल ऑफ स्ट्रेंज स्पेसिमेंस ऑफ हर्ब्स एंड फ्लावर्स. स्टोरी में दो जगहें स्पेशली फोकस की जाती हैं. एक तो वो पैलेस जो कि बोर्डिंग हाउस के तौर पे यूज़ हो रहा है, और दूसरा उसकी बैक पर एक गार्डन है जो उसके पीछे वाले घर को बिलोंग करता है, और उसमें बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की जड़ी बूटियाँ और फूल लगे हुए दिखाए जाते हैं. कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. ऑल ऑफ देम आर इटालियंस एज इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. अब जो आपको जगह दिखाई गई है वो इटली में है, इस वजह से जितने लोग इस कहानी में होंगे वो सब भी इटालियन होंगे. उनके नाम अगर आप पहली बार इटालियन नेम्स पढ़ रहे हैं तो थोड़े अनफेमिलियर होंगे, इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इन नामों को एक बार दो बार रिपीट ज़रूर करें ताकि आपके जहन में बैठ जाएं, और जब भी आप इनको तैयार करने लगें तो आप इनके स्पेलिंग ज़रा केयरफुली याद करें, क्योंकि नामानूस होने की वजह से इनके स्पेलिंग याद करना थोड़ा मुश्किल होता है. जिवानी गस्कॉन्टी. पहला कैरेक्टर जिवानी गस्कॉन्टी. ही इज़ अ यंग स्टूडेंट हु हैज़ जस्ट अराइव्ड इन द सिटी ऑफ पेडुआ फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी. ये एक नौजवान लड़का है. नथालियन हाथॉर्न ने इसको बहुत अट्रैक्टिव दिखाया है. जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उस एरिया में, जिनमें वहाँ पर काम करने वाली ख़ातून शामिल हैं जो कि सफाई वगैरह करती हैं और काम करती हैं, उनकी नज़र से राइटर ये दिखाता है कि लड़का बहुत ही इनोसेंट और गुड लुकिंग है, जिसकी वजह से वहाँ जो लोग हैं वो उसके बारे में एक ख़ास किस्म की सॉफ्टनेस अपने रवैये में रखते हैं. जिवानी इज़ यंग. वो एक स्टूडेंट है. वो पढ़ने के लिए यहाँ आया है. सिटी ऑफ पेडुआ एक असली शहर है. ये कहानी काफ़ी हद तक फैंटेसी और इमेजिनेशन पर है, लेकिन जो शहर जिसके बारे में ये लिखी गई है वो शहर रियल है और अब भी इटली में मौजूद है. तो जिवानी उस शहर में पढ़ने के लिए आता है यूनिवर्सिटी में. उसके फादर की डेथ हो चुकी है
और वो यहाँ पर सिर्फ एक आदमी को जानता है, जिसके बारे में आगे आपको पता चलेगा। डॉक्टर रैपाचीनी दूसरा कैरेक्टर है। डॉक्टर रैपाचीनी, द मिस्टीरियस साइंटिस्ट हु हैज़ अ हाउस एंड अ गार्डन एट द बैक ऑफ द ओल्ड पैलेस जिवानी लिव्स इन। जिवानी जिस महल में बतौर बोर्डिंग हाउस के रह रहा है, उसकी बैक पे एक और घर और गार्डन है जो कि डॉक्टर रैपाचीनी को बिलोंग करता है। डॉक्टर एक साइंटिस्ट है, आम लोगों से मिलता जुलता नहीं है, अपने घर में ही रहता है। उसके बारे में लोगों की ओपिनियन भी शायद कोई बहुत अच्छी नहीं है, वो उससे खौफजदा रहते हैं। और वो थोड़ी देर के बाद उस लड़के को गार्डन में नज़र आता है, जो कि आगे हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। बीट्रस रैपाचीनी, बीट्रस डॉक्टर रैपाचीनी की बेटी, द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ द डॉक्टर। बीट्रस इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, वो इतनी खूबसूरत है। ये कहानी में ये वर्ड्स के बारे में लिखे हुए हैं कि जब वो फ्लावर गार्डन में आती है तो ऐसे लगता है जिस तरह एक और फूल पहले से मौजूद फूलों में शामिल हो गया है। वो डॉक्टर की बेटी है एंड शी वुड बी द लव इंटरेस्ट ऑफ द हीरो। लिज़ाबेटा, द ओल्ड हाउसकीपर हु टेक्स केयर ऑफ जिवानी इन बोर्डिंग हाउस। बोर्डिंग हाउस में जिवानी के कमरे की सफाई, उसका ख्याल रखना, उसको खाना वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो खातून काम करती हैं वो वहाँ की हाउसकीपर है, जिसका नाम लिज़ाबेटा है। ये खातून एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत डूबियस है, यानी आप इसके बारे में मशकूक हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो उसको बेट कर रही है, उसको वो किसी तरह से किसी मुसीबत में फंसाना चाहती है। Pietro Baglioni, the professor of medicine and an old friend of Giovanni's late father. पीट्रो बैगिलियोनी एक प्रोफेसर है जो वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और वो जिवानी के मरहूम वालिद के पुराने दोस्त हैं। वो वाहिद इंसान हैं जिनको वो लड़का जानता है उस शहर में। इसके अलावा वो मुकम्मल तौर पे अजनबी है और किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। Opening of the story. The picture that you see is the real picture of the city of Padua. We see a beautiful city full of statues and elegant architecture. And as there is a custom in Italy that everywhere there are waterways around, नहरें and दरिया और सब कुछ बिल्कुल अंदर से शहरों के बहते हुए गुजरते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक वाटर बॉडी, एक दरिया दरमियान में से बहता हुआ नज़र आ रहा है। The story opens in this way. The young man Giovanni comes to Padua for studies. Giovanni Padua के शहर में पढ़ने के लिए आया है. He knows only one person there who is a professor in the university and his late father's old friend Pietro Baglioni. Giovanni finds a place to board which is an old palace. Now the building serves as a hostel. There he meets the old lady Lisabetta who works as the housekeeper there. The warning, the mystery garden explained. The young student observes that at the back of his residence there is a beautiful garden. That garden belongs to Dr. Rappaccini and his daughter Beatrice. जब स्टूडेंट अपने कमरे को ऑक्यूपाई करता है तो उसमें एक ही विंडो है और लिज़ाबेटा उसको स्पेशली उस विंडो की तरफ तवज्जो दिलाकर कहती है कि बैक पर देखें तो आपको यहाँ पर गार्डन नज़र आएगा। बज़ाहिर ये एक हार्मलेस सी जेस्चर है, लेकिन फर्दर ऑन उस गार्डन का असर जैसा उस स्टूडेंट की लाइफ पर पड़ता है, उससे लगता है कि उस खातून ने जानबूझकर उसकी तवज्जो उस गार्डन उसमें रहने वालों की तरफ करवाई है। गार्डन में अजीबोगरीब किस्म की हर्ब्स हैं, वो बहुत स्पेशियस है और बहुत खूबसूरत है। Giovanni goes to meet the Professor Baglioni. The professor warns him that the doctor next door is a very dangerous person. He gives more importance to science than humanity and compassion. For him, every human is a lab animal for experiments. जब जिवानी पहली बार प्रोफेसर बैग्लियोनी से मिलने जाता है और उसको बताता है कि वो कहाँ रह रहा है और उसके बैक पर गार्डन किसका है, तो प्रोफेसर घबरा जाता है। वो उसको वार्निंग देता है कि डॉक्टर जो उसका हमसाया है वो बहुत ख़तरनाक है। वो ये भी कहता है कि डॉक्टर के नज़दीक दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस साइंस की है और उसमें किसी किस्म की इंसानियत नहीं पाई जाती, ना ही उसमें रहम है इंसानों के लिए। डॉक्टर के ख़्याल में हर इंसान को तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसके अलावा उसका कोई मसरफ़ नहीं है। असल में प्रोफेसर ये कोशिश कर रहा है कि यंग स्टूडेंट किसी तरह भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो उन लोगों से कोई राब्ता ना करे जो उसके विला की बैक पर रहते हैं। The purple bush. From the window of his room, Giovanni can see the beautiful garden with its old broken fountain and beds of strange herbs.
जब अपनी खिड़की में से जिवानी देखता है तो उसको खूबसूरत बाग नज़र आता है। उस बाग में एक पुराना टूटा फूटा फव्वारा है जिससे मुसलसल पानी बहता रहता है और उसके आसपास तरह तरह के फूलों के बेड्स हैं। जिस तरह हर कल्चर के गार्डन्स डिफरेंट होते हैं तो इटालियन गार्डन्स में ये चीज़ आमतौर पर मुश्तरक है कि उनमें एक ना एक फव्वारा ज़रूर होता है और हर तरह के जो पौधे हैं वो अलग अलग बेड्स में लगाए जाते हैं। The backyard there is filled with some very strange plants, especially the one in a stone flower pot. एक पौधा उनमें ऐसा है जो बहुत प्रोमिनेंट है, वो पत्थर के बने हुए गमले में लगा हुआ है। It is a bush covered in purple blooms. ये एक झाड़ी की शक्ल का पौधा है जिस पर पर्पल कलर के फूल लगे हुए हैं। फूल बहुत ही ब्राइट, चमकदार और ख़ूबसूरत हैं। वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि जब आप गार्डन की तरफ देखते हैं तो पहली नज़र उन फूलों पे जाती है। Once the doctor is seen avoiding the plant as if it is poisonous. However, his daughter tends it like it is a person. She calls it her sister. एक सीन दिखाया जाता है, स्टूडेंट ऊपर से देख रहा है। वो क्या देखता है कि डॉक्टर बाहर आता है जो कि ब्लैक कपड़ों में है। वो देखने से ही एक बहुत हार्श किस्म की पर्सनैलिटी का मालिक लगता है। वो उस प्लांट के पास आता है, अपना चेहरा कवर करके उससे दूर खड़े होके वो उसको कुछ डील करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको अचानक ऐसा अंदाज़ा होता है कि वो ये ना करे क्योंकि ये डेंजरस होगा। वो अपनी बेटी को आवाज़ देता है। बेटी आके बिल्कुल प्लांट के करीब चली जाती है, फेस को कवर नहीं करती है और वो उस प्लांट से ऐसे बातें करती है जिस तरह वो इंसान हो। वो उसको अपनी बहन कह के बुलाती है। द मिस्टीरियस ब्यूटी. One day Giovanni catches sight of a very beautiful girl taking a stroll in the garden. Her beauty touches his heart. However, he notices that a little animal falls dead as soon as it comes close to her. Same thing happens to a pretty butterfly. He is startled but still can't stop himself from watching her. पहली बार अपने फादर के साथ बीटर्स को देखने के बाद जब जिवानी गार्डन में देखता है तो वो अकेली होती है और वो देखता है कि वो गार्डन में सैर कर रही है। उसकी खूबसूरती उसको बहुत इम्प्रेस करती है, लेकिन वो दो अजीब बातें नोटिस करता है। एक छोटा सा ऑरेंज कलर का एनिमल है जो कि उसके पास से गुजरता है और अचानक नीचे गिर जाता है और मर जाता है और बीटर्स के चेहरे पे बहुत ही दुख का तासर आता है। इसके बाद एक खूबसूरत बटरफ्लाई है जो उसके अट्रैक्ट होके उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन लड़का ये बात नोट करता है कि वो बटरफ्लाई भी गिर के मर जाती है। इन दो अजीब मशकूक वाक़यात के बावजूद वो अपने आप को रोक नहीं सकता और मुसलसल जब भी वो गार्डन में आती है खिड़की से ज़रूर उसको देखता है। द गर्ल बीट्रस ऑल्सो नोटिसेस हिम एंड सीम्स टू लाइक हिम. He once throws her a bouquet but flowers wither as soon as she touches them. लड़की बीट्रस भी उस लड़के को ऑब्जर्व कर लेती है। लगता है कि वो उसको पसंद करती है। एक दफ़ा वो बाज़ार से ख़रीदे हुए फूलों का एक गुलदस्ता लेकर आता है और वो ऊपर से उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन जैसे बीट्रस उसको उठाती है साथ ही फूल एकदम मुरझाते हैं और लटक जाते हैं। Lizabetta tells him that she can lead him into the garden unobserved. There is a secret path. लेडी लिज़ाबेटा जो कि वहाँ हाउसकीपर हैं, वो उस लड़के को अब तक इतना तो इनकरेज कर चुकी है कि उसने उसको खिड़की से गार्डन में देखने पे उकसाया और अब वो ये देख रही है कि वो उस लड़की के साथ बात भी कर रहा है विंडो से। तो वो उससे कहती है कि मुझे एक रास्ता पता है, मैं आपको उस रास्ते से गार्डन में ले जाऊँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो एक सीक्रेट पाथ है। अगेन वी सी दैट शी इज़ वर्किंग एज अ सिनिस्टर एजेंट। वो एक नेगेटिव फोर्स के तौर पे काम कर रही है। वो एक ऐसा काम कर रही है जो कि आगे जाके बहुत नुकसान का सबब बनेगा। लव एट फर्स्ट साइट. Giovanni enters the garden and meets Beatrice. They are in love, but he has a strange feeling as if they are being watched. लिज़ाबेटा के बताए हुए रास्ते से जिवानी गार्डन में चला जाता है। वहाँ पर वो बीट्रस से मिलता है और एक दो ही मुलाकातों में उनको अंदाज़ा होता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जिवानी को एक अजीब सी फीलिंग होती है। उसको यूँ लगता है जिस तरह कोई उसको देख रहा है। असल में डॉक्टर रापाचीनी उन दोनों को ऑब्ज़र्व कर रहा है क्योंकि वो उसके एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। Moreover, Beatrice is very careful of staying at a safe distance from him so that her breath doesn't touch him. एक और अजीब बात यह है कि बीट्रस उसके इस तरह से अवॉइड करती है कि किसी तरह से भी वो उसके क्लोज ना आए ताकि वो अपनी सांस उससे
उसके चेहरे पर लगने से बचा सके। ये बात एक अजीब मशकूक चीज़ है, अलावा उन एनिमल्स और बटरफ्लाइज के मरने के और फूलों के मुरझाने के। Giovanni loses his passion for studies, stops attending university, which makes his professor worried. जिवानी को पढ़ाई में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, वो यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसका प्रोफेसर परेशान हो जाता है और वो ये जानना चाहता है कि क्या बात है जो उसका स्टूडेंट अब यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। Once the professor meets him in the street and notices his abstract state of mind, he tries to bring him to his senses by warning him against the Rappaccini father and daughter. The professor wants the boy to stop seeing that girl, but Giovanni is not ready to hear anything against Beatrice. एक वाक़या राइटर लिखता है कि किस तरह से किसी काम से जिवानी स्ट्रीट में निकलता है तो वो देखता है कि उसका उस्ताद प्रोफेसर बैग्लियोनी आ रहा है और वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर उसको जा लेता है। वो नोटिस करता है कि उसका स्टूडेंट इस वक्त बहुत ही गायब दिमागी की हालत में है। वो उसके होश ठीक करने की कोशिश करता है। उससे वो ये कहता है कि रापाचीनी फादर और डॉटर दोनों के दोनों उसके लिए बहुत ख़तरनाक हैं। प्रोफेसर लड़के से कहता है कि अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई है तो उस लड़की से मिलना बंद कर दो क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। लेकिन जिवानी कोई बात भी बीट्रिस के ख़िलाफ़ सुनने को तैयार नहीं होता। द एंटीडोट। Giovanni is visited by his professor one day in his room. He tries to avoid all advice. The professor notices that his room has a faint smell. ऑथर अपने प्लॉट के एक ट्विस्ट में ये शो करता है कि प्रोफेसर जब देखता है कि उसका स्टूडेंट या उसके पुराने दोस्त का बेटा अब उससे मिलने को तैयार नहीं है और वो ख़तरे की तरफ बढ़ रहा है, तो एक दिन प्रोफेसर उसके कमरे में उससे मिलने आ जाता है। जब वो जिवानी को कोई भी नसीहत करने की कोशिश करता है तो स्टूडेंट उसकी किसी भी बात को सुनने से इनकार कर देता है। प्रोफेसर ये नोटिस करता है कि कमरे में एक अजीब सी हल्की सी बू है जिसको वो मेंशन भी करता है। ही ऑफर्स द बॉय अ मेडिसिन अ सिल्वर पॉट विच कैन क्योर बीट्रिस। फिर वो उस लड़के से कहता है कि बीट्रिस एक ख़ास किस्म के तजर्बे की वजह से बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। उसकी जो सांस है वो ज़िंदा लोगों के लिए जहर है, तो अगर ये दवा जो कि वो लेकर आया है उसको दे दी जाए तो वो ठीक हो सकती है। शी हैज़ बीन फेड ऑन पॉइजन फ्रॉम हर बर्थ बाय हर साइंटिस्ट फादर। इस मौके पे हमें पहली बार पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। प्रोफेसर बताता है कि बचपन से ही प्रोफेसर रापाचीनी ने अपनी बेटी को थोड़ा थोड़ा पॉइज़न दिया है, यहाँ तक कि बड़े होने पर शी हैज़ बिकम पॉइज़न हर सेल्फ। वो ख़ुद ओवरऑल पॉइजनस हो गई है, उसकी सांस और उसकी पूरी बॉडी पॉइजनस है। दैट इज़ वाई द पर्पल प्लांट इज़ हर सिस्टर। इसी वजह से वो उस पर्पल पौधे को अपनी बहन कहती है। बोथ आर क्रिएशंस ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि बीट्रिस खुद और वो पौधा दोनों डॉक्टर की तख्लीक हैं। एंड बोथ आर पॉइजनस, और दोनों एक जैसे जहरीले हैं। As the professor leaves, the boy notices with horror that his breath has just killed an insect. प्रोफेसर चला जाता है। उस वक्त जिवानी आईने के सामने खड़ा होता है और वो अपने आप को देखता है और नोटिस करता है कि उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत हेल्दी है, वो बिल्कुल ठीक लग रहा है और वो अपने आप से कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं है, बीट्रिस की वजह से मेरे साथ कोई इन्फेक्शन ऐसी नहीं हुई कि मैं खुद भी उसकी तरह हो जाऊँ, एंड आई एम ऑल ओके। वो सोचता है कि प्रोफेसर बिल्कुल गलत बातें करके गया है, लेकिन वो अचानक ये नोटिस करता है कि एक छोटा सा कीड़ा उड़ता हुआ उसके सांस के रास्ते में आता है और सांस लगते ही अचानक नीचे गिर के मर जाता है। उस वक्त उसको अंदाज़ा होता है जिवानी को कि वो ख़ुद भी इन्फेक्टेड हो चुका है और ख़ुद उसके सांस से भी चीज़ों ने अब मरना शुरू कर दिया। ये एक इस तरह की डिस्कवरी है जिसकी वजह से वो लड़का एकदम अब गुस्से में और टेंशन और परेशानी में हवास बाख्ता हो जाता है। The experiment and the outcome. Giovanni goes to the garden to confront Beatrice and blame her for his state. जिवानी सीधा बाग में जाता है। अब उसकी जो लव की एक ख़ास किस्म की शैलोनेस दिखाई गई है वो ये है कि वो फौरी तौर पे ये फ़ील करता है कि बीट्रिस ने किसी तरह उसको बिट्रे किया है, यानी उसकी वजह से वो बीमार हुआ है। हालांकि उसका अपना फ़ैसला था कि उस लड़की से मिलने गार्डन में जाए। वो चला जाता है और जाके बीट्रिस को बहुत ही हार्श अल्फाज कहता है, बहुत सख्ती से उसको कहता है कि तुम एक पॉइजनस चीज़ हो और तुम्हारी वजह से मैं भी बीमार हो गया हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है।
शी इज़ डीपली हर्ट बाय हिज एंगर। उसके गुस्से से बीट्रस बहुत हर्ट होती है, उसको बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, वो रोना शुरू कर देती है और वो कहती है कि तुम किस तरह के अल्फाज मुझे कह रहे हो। ही ऑफर्स हर द एंटीडोट टू मेकअप। जब शिवानी नोट करता है कि वो इतनी ज़्यादा दुख में है और उसको इतनी तकलीफ़ हुई है तो वो थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो फ़ौरन वो दवा निकालता है, वो उससे कहता है कि हम आराम से खुशी खुशी रह सकते हैं, तुम ये दवाई ले लो और इसके बाद तुम ठीक हो जाओगी, एक नॉर्मल इंसान बन जाओगी एंड वी कैन लिव टुगेदर। शी ड्रिंक्स एट अप। बीट्रस इस वक्त इतनी एजिटेटेड है कि उससे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करती। यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि जीवानी की जो लव है वो एक तरह से शैलो है, क्योंकि ज़रा सी बात उसको मजाज के ख़िलाफ़ मालूम हुई है तो फ़ौरन उसको ब्लेम करने लगता है। लेकिन बीट्रस की लव डीप और रियल है, क्योंकि वो उससे कोई क्वेश्चन नहीं करती कि वो क्या चीज़ उसको पिलाने के लिए लाया और फ़ौरन उसको वो कंज्यूम कर लेती है। हर फादर जॉइन्स देम इन द गार्डन। प्रोफेसर जो उनको अंदर से देख रहा है वो फ़ौरन बाहर निकल आता है और गार्डन में उनको ज्वाइन करता है। ही इज़ हैप्पी एंड प्राउड, हिज एक्सपेरिमेंट हैज़ बिन सक्सेसफुल। वो इंतहाई खुश है, उसने उन दोनों पे तो तजर्बा किया था, वो कामयाब हो गया है। ही हैज़ क्रिएटेड अ पार्टनर फॉर हिज डॉटर। उसने अपनी बेटी के लिए एक साथी क्रिएट कर लिया है। बट बीट्रस इज़ फेंट एज शी इज़ सो पॉइजनस दैट एंटीडोट इन इटसेल्फ इज़ फेटल टू हर सिस्टम। बीट्रस की हालत ख़राब हो रही है, असल में उसकी पूरी बॉडी ही पॉइजनस है। अब उसने जो तरियाक लिया है, दवा ली है पॉइज़न को ख़त्म करने के लिए, उसको मारने के लिए, अब वो तरियाक ख़ुद बीट्रस के लिए जहर बन चुका है, वो उसके पूरे सिस्टम को मफलूज कर रहा है। शी ब्लेम्स हर फादर फॉर एवरीथिंग। वो अपने बाप से कहती है कि आपने मेरे साथ क्या किया है। वो उससे ये भी कहती है कि अगर मुझे मोहब्बत चाहिए होती तो मुझे ये ख्वाहिश थी कि लोग मुझसे डरते ना, बल्कि वो मेरी तरफ मेरी खूबियों की वजह से अट्रैक्ट होते। शी फॉल्स डेड एट द फीट ऑफ हर फादर एंड लवर। बीट्रस गिरती है और वो मर जाती है उस दवाई की वजह से, और उसका बाप और उसको चाहने वाला दोनों के दोनों उसको देखते रह जाते हैं, वो उसे बचा नहीं सकते। एज दे स्टेयर स्टन्ड, जिस वक्त वो मबहूत होकर उसको देख रहे हैं एट हर बॉडी, द प्रोफेसर लुक्स डाउन फ्रॉम द विंडो। प्रोफेसर बैग्लियोनी खिड़की से नीचे देखता है और जब वो देखता है कि मंजर क्या है, ही सेज टू अ डॉक्टर टू फेस द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। वो डॉक्टर से कहता है कि अफसोस, ये है तुम्हारा तजर्बा और ये है उसका नतीजा। और इस सीन पर कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी में जो सिंबलिज़म है और उसकी जो बाइबल के साथ रिजेम्बलेंस है, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगी। बाइबल का जो 3 पोर्शंस हैं और उसका जो पहला पोर्शन है जिसको आप अहदनामा अतीक या तो रैत कहते हैं, उस पोर्शन में जेनेसिस नाम का एक चैप्टर है जिसमें हज़रत आदम, हज़रत हव्वा और जो गार्डन ऑफ ईडन है उसके बारे में बताया गया है। उस पोर्शन से इस कहानी की रिजेम्बलेंस कैसे बनती है, ये कंपैरिजन आप ये यहाँ पर देखेंगे। द गार्डन एज द गार्डन ऑफ ईडन, जो बाग है इस कहानी में दिखाया गया वो जन्नत के बाग की तरह दिखाया गया, यानी वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। उसके अंदर एक पौधा है जिसको किसी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, और जिस तरह से जन्नत के बाग में गंदम का पौधा या जो सेब है, जो कॉन्सेप्ट है कि उसको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी, फॉरबिडन फ्रूट था, इसी तरह से एक इस तरह का पौधा इस गार्डन में भी मौजूद है। जीवानी एज एडम, जीवानी का कैरेक्टर एडम के कैरेक्टर से मिलता जुलता है, आदम अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर से, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो कि गार्डन में आता है और उस गार्डन को पसंद करता है और वहाँ पर वो अपनी पार्टनर से मिलता है। बीट्रस एज ईव, बीट्रस का कैरेक्टर जो है वो ईव हवा के कैरेक्टर से मिलता जुलता है, क्योंकि वो लव इंटरेस्ट है जीवानी का और वो उस गार्डन में रहती है एग्जैक्टली लाइक ईव लिव्ड इन द गार्डन ऑफ ईडन। रापाचीनी ट्राइंग टू एक्ट गॉड, प्रोफेसर रापाचीनी खुदा की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो ये समझता है कि वो चीज़ें तख्लीक कर सकता है, हालांकि तख्लीक सिर्फ खुदा का काम है। और जिस तरह से उसने वो पौधा तख्लीक किया है, जिस तरह उसने बीट्रस को पॉइजनस बनाया, उसी तरह से वो जीवानी को भी एक ख़ास किस्म का मखलूक बनाने की कोशिश करता है। ही इज़ ट्राइंग टू प्ले गॉड बट ही फेल्स। बैग्लियोनी एज स्नेक और सेटन,
बज़ाहिर हमें प्रोफेसर बैग्लियानी का रोल बहुत अच्छा नज़र आता है, वो उस लड़के का वेल विशर है, जीवानी को समझाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, बीट्रस को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी में एक ख़ास किस्म का एनवी पाया जाता है, यानी उसको एक ख़ास किस्म का हसद है इस सारे सिनेरियो से। शायद प्रोफेसर रापाचीनी की जो ज़्यादा लियाकत है उससे उसको हसद है, प्रोफेशनल जेलिसी, या उसको ये फीलिंग है कि जीवानी और बीट्रस अगर एक जैसे हो गए और इकट्ठे रहने लगे तो ये तजर्बा कामयाब हो जाएगा। और रापाचीनी का तजर्बा कामयाब होने का मतलब है कि वो एक ख़ास किस्म का फेवर ले लेगा साइंटिस्ट की नज़रों में। वट एवर हिज मोटिव इज़, बैग्लियोनी की मेडिसिन से बीट्रस मर जाती है। जिस तरह से सांप की शक्ल में शैतान जन्नत में आता है और उसकी वजह से आदम और हवा जन्नत से निकल जाते हैं, यहाँ पर बैग्लियोनी का रोल उससे काफ़ी मिलता जुलता है। थीम्स इन द स्टोरी, स्टोरी में जो थीम्स हैं, उसके सेंट्रल आइडियाज़ हैं, वो उनमें से कुछ ये हैं। साइंस एज सिनिस्टर इंटरफेरेंस इन वर्क्स ऑफ गॉड, Hawthorne and the many people of that era believed that science is not a very positive force if you try to be or play God. अंदाज़ा ये था उस ज़माने में ज़्यादा लोगों का कि साइंस जब नेचर के साथ बहुत इंटरफेयर करती है तो वो एक नेगेटिव किस्म का रिएक्शन ट्रिगर कर देती है। जो चीज़ खुदा ने जैसी बनाई है वो वैसी ही होनी चाहिए। जिस तरह से हाथोर्न के ज़माने में ग्राफ्टिंग नई नई शुरू हुई थी। आपको पता है कि ग्राफ्टिंग का मतलब है एक पौधे का दूसरे में पैबंद लगाना। अब देखिए कि उसकी वजह से कितने फ़ायदे हैं, ग्राफ्टिंग की वजह से कितनी अच्छी फलों की फसलें वगैरह अटेन की जाती हैं। लेकिन लोग उस ज़माने में ये खौफज़दा थे कि खुदा के काम में अगर दखल दिया गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे ही स्टोरी में दिखाया गया है कि पॉइजनस प्लांट को तख्लीक करना और बीटर्स को पॉइजनस बनाना इंटरफेरेंस थी खुदा के कामों में, जिसका रिज़ल्ट बुरा निकला। आर्ट एज अ डेंजरस पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग समथिंग ईवल, उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी फेमिलियर था, बल्कि उसके काफ़ी अरसे देर तक ऑस्कर वाइल्ड नामी एक राइटर ने भी इसी कॉन्सेप्ट पे आगे अपनी स्टोरीज़ में और नॉवेल्स में डिस्कस किया है कि अगर आर्ट इंतहा से निकल जाए तो वो कोई ऐसा ईवल चीज़ बना सकता है जो कि इंसानियत के लिए अच्छी नहीं है। यानी अगर कोई राइटर कोई ऐसी किताब लिखे जिसकी वजह से लोग डिस्ट्रैक्ट हों, सीधे रास्ते से गलत बातें सीखें, तो वो कहेंगे कि आर्ट हैज़ गॉन ईवल। इसी तरह से यहाँ पर प्रोफेसर का जो बनाया हुआ फूल है, उसका पौधा है, वो एक पॉइजनस पौधा है और उसने अपना वो एक आर्ट है जो उसने क्रिएट किया है, बट स्टिल इट इज़ ईवल फॉर ह्यूमैनिटी। ब्यूटी कैन हाइड करप्शन, ये जो आइडिया है कि बीट्रस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बट शी इज़ फुल ऑफ पॉइजन, ये जो है बहुत ही पॉपुलर था 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में। और हाथोर्न ने अपनी कहानी में ये शो किया है कि अगर जो चीज़ आप देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो, और हुस्न के बैकग्राउंड में कई दफ़ा बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। लव इज़ क्रूअल एंड शैलो, एक कॉन्सेप्ट ये है कि बज़ाहिर जो है रोमांटिक लव बहुत खूबसूरत नज़र आती है, लेकिन ज़रा सी बात हो जाए तो जो इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है दैट पर्सन कैन टर्न वेरी क्रूअल लाइक जीवानी डज। एंड शैलो, और मोहब्बत जो है वो शैलो है, ये सिर्फ दो मर्द और औरत की मोहब्बत की बात नहीं है, हर किस्म की मोहब्बत। क्योंकि डॉक्टर रापाचीनी को अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए थी कि वो उस पर इस तरह का तजर्बा ना करता। इवन बाप की मोहब्बत अपनी बेटी के लिए शैलो है और वो सॉलिड नहीं है। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, आप जिस चीज़ को जैसे देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। बीट्रस का हुस्न, उस बाग की खूबसूरती, और बाद में जो दवाई एंटीडोट के तौर पे वो लेकर जाता है लड़का, असल में वो ख़ुद पॉइज़न होती है। तो जो चीज़ जैसी नज़र आती है वैसी नहीं है। लिज़ा बेटा बज़ाहिर एक बहुत ही काइंड ओल्ड लेडी है, लेकिन इस सारे जो फसाद में जिसकी एंडिंग इतनी ट्रेजिक होती है उसमें उसका एक बहुत ही ईवल और सिनेस्टर रोल है। और प्रोफेसर बैग्लियोनी जो कि बज़ाहिर इतना काइंड और जेंटल नज़र आता है, बीट्रस की जान उसकी वजह से चली जाती है। सो यू कैन नेवर ट्रस्ट व्हाट यू सी विद योर आइज़, ये भी एक स्टोरी का थीम है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो एग्जामिनेशन में आते हैं,
रापाचीनीज डॉटर इज़ अ वर्क ऑफ प्योर इमेजिनेशन डिस्कस। ये कहानी एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, यानी एक ऐसी कहानी है जो कि रियल लाइफ में चीज़ें नहीं हो सकती, उसको इस टॉपिक को डिस्कस करें। और डिस्कस द स्टोरी एज अ फैंटेसी, ये सवाल आपको इस तरह भी आ सकता है कि कहानी को एक तसव्वुराती कहानी के तौर पे डिस्कस करें। इमेजिनेशन, फैंटेसी, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि आपस में कोलैबोरेट करते हैं, इनका एक ही मीनिंग होगा। और इज़ द स्टोरी ऑफ वर्क ऑफ साइंस फिक्शन, क्या ये कहानी साइंस फिक्शन है? साइंस फिक्शन कहानी के बारे में आपको पता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने एक कहानी पढ़ी थी जो कि साइंस फिक्शन थी, यानी उसमें मरीख दिखाया हुआ था, एक और सैयारा जहाँ पे अर्थ से कुछ लोग चले जाते हैं। ऐसी कहानियाँ जिनके अंदर कोई ऐसी साइंटिफिक चीज़ दिखाई गई हो जो अभी दुनिया में ना बनी हो, और ऐसे वाक़यात दिखाए जाएं जो कि अभी दुनिया में ना हुए हों, वो साइंस फिक्शन होती है। अब बीट्रस की कहानी भी एक तरह से आप साइंस फिक्शन कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा अभी तो कोई इस तरह का काम नहीं देखा गया क्या किसी इंसान को पॉइजनस बनाया जा सके, लेकिन ये पॉसिबल भी है। जिस तरह से साइंस में डिफरेंट तरह की दवाइयाँ और नई नई ईजादात हो रही हैं, तो ये भी हो सकता है, इसलिए साइंस फिक्शन भी हो सकता है। इन तीनों सवालों का मिलता जुलता एक ही आंसर होता है, आपकी हेल्पिंग बुक में आपको मिल जाएगा। डिस्कस द स्टोरी एज अ टेल ऑफ ट्रेजिक लव और एज अ रोमांस और ट्रेजिडी। कहानी को डिस्कस करें बतौर एक ट्रेजिक लव स्टोरी के। इसमें आपने कहानी की समरी लिखनी है, उसका प्लॉट लिखना है कि इस कहानी में होता क्या है, और उसकी जो अनहैप्पी सैड एंडिंग है उसको एम्फेसाइज करना है कि इसकी जो एंडिंग है वो किस तरह रोमियो एंड जूलियट की कहानी की तरह या दूसरी लव स्टोरीज़ जो कि ट्रेजिक होती हैं उनकी तरह की है। और एज अ रोमांस और ट्रेजिडी, अब ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं दोनों के दोनों, कि स्टोरी को एज रोमांस डिस्कस करें वो भी यही बात होगी, एज ट्रेजिडी डिस्कस करें उसका भी यही जवाब होगा। व्हाट इज़ द मैसेज, थीम और मॉरल ऑफ द स्टोरी। थीम्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप इस जवाब में इसी तरह से उनको लिखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हर कहानी के लिए आपको कोई कैरेक्टर भी तैयार करना होता है, तो यहाँ जो कैरेक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बीट्रस का कैरेक्टर है, आप उसको तैयार करते हैं। कैरेक्टर की प्रिपरेशन में फ़िज़िकल लुक आती है, और इसके अलावा ट्रेट्स आते हैं पर्सनैलिटी के, पर्सनैलिटी कैसी है और उस कैरेक्टर के साथ कहानी में क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आप बीट्रस के कैरेक्टर में लिखेंगे। Thank you so much for watching. Best of luck for your exams.